किया था। जॉन एम लास्ट दो चीजों के लिए जाना जाता है, ये हम लिख चुके हैं। पहला हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज डिटेल में, एंड दैट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मैं फिर आपको थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा हूँ, जब भी आप सुने पढ़े किसी भी सब्जेक्ट को, एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, ठीक है। क्वेश्चन में टॉपिक होते हैं, टॉपिक में क्वेश्चन होते हैं, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ अपनी नॉलेज अपडेट करते रहो, ठीक है। सिलेबस भी होगा, टॉपिक्स भी होंगे, क्वेश्चन भी होगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे तो एग्जाम देने का तरीका जरूर हम सीख जाएंगे। तो कह रहे साहब अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल से करते तो भी हो जाता है। तो कह रहे साहब जोन्स नो हो नहीं सकता, कभी पढ़ा ही नहीं पब्लिक हेल्थ को लेके। WHO ने डिफाइन किया था, लेकिन हेल्थ को डिफाइन किया था जॉन एम लास्ट। हम बता रहे हैं अभी, एक कम्युनिटी मेडिसिन को डिफाइन किया और दूसरा एपिडेमियोलॉजी को आगे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ले दे के एक ही नाम बच रहा है, एंड दैट इज, ले दे के एक ही नाम बच रहा है और वो है विंस्टो, वो है विंस्टो। मतलब आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन के बारे में सब कुछ मालूम हो, ऐसा इस जन्म में कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका आता है तब जरूर फिर भी इसी के सफलता अपने हाथ में आ सकती है। वो कह रहा है यार आप 4 में से 3 के बारे में जानते हो ना, बस बात खत्म हो गई। जो नाम आपने कभी सुना नहीं है, अगर तुक्का भी मारोगे तो भगवान आपका साथ दे देगा, भगवान उनका साथ देता है जो का मदद करना जानते हैं। विंस्लो ने डिफाइन किया पब्लिक हेल्थ को, विंस्लो ने डिफाइन किया पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। पर आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि सब पब्लिक हेल्थ होती क्या भला है, पब्लिक हेल्थ होती क्या भला है, पब्लिक हेल्थ है क्या चीज। अब अपना पूरा सब्जेक्ट ही कम्युनिटी हेल्थ है, तो पब्लिक हेल्थ तो अपने से पूछा जाएगा, पूरी पूरी बात है। तो कह रहा पब्लिक हेल्थ है क्या बेसिकली, तो आप बोल रहे पब्लिक हेल्थ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज आर्ट ऑफ साइंस, इट इज आर्ट ऑफ साइंस, इट इज आर्ट ऑफ साइंस। आपको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन, तीन पे याद रखने आपको, ठीक है, ठीक है। अगेन भगवान आपके साथ है। वो कह रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पी फॉर पब्लिक हेल्थ, और आपको याद आने चाहिए 3P, 3P। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन आती है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पी फॉर पब्लिक हेल्थ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पी फॉर पब्लिक हेल्थ, पी फॉर आपको 3 चीजें बोलनी होगी। पहला पी, पहला बोलता है कि साहब प्रिवेंशन ऑफ, पहला बोलता है ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। दूसरा बोलता है प्रोलोंगिंग, प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ। और तीसरा ये बोलता है प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, समझ के रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। रट के समझने में बहुत तकलीफ होगी। वो कह रहा है पब्लिक हेल्थ आपका सब्जेक्ट ही कम्युनिटी हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ के बारे में तो पूछेगा ना वो। तो कैसा पब्लिक हेल्थ डिफाइन किसने किया, आपको नाम लेना है, विंस्लो, ठीक है। पब्लिक हेल्थ को डिफाइन करना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है। पी फॉर पब्लिक हेल्थ, पी फॉर 3P, 3P देख लेना आप, जिस ऑप्शन में मिल जाए काम हो जाएगा। पहला पी बोलता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, दूसरा पी बोलता है प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, तीसरा पी बोलता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसीज, ठीक है, थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स। इस फिनोमिना को बोला जाता है पब्लिक हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ अगर अपना सब्जेक्ट है तो पब्लिक हेल्थ को मिस मत करके जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सीधा सा बोलोगे साहब इट इज ओनली आर्ट एंड साइंस, इट इज ओनली आर्ट एंड साइंस जो 3 चीजों पे काम कर रही है। पहला प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, दूसरा प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, तीसरा प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, हाँ, थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स। इसको बोला जाता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन में 3P, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पी फॉर पब्लिक हेल्थ, पी फॉर 3P। ये 3P आप याद करके जाना। नेक्स्ट, साइलेंट एपिडेमिक पढ़ चुके हैं, फटाफट बताइए। साइलेंट एपिडेमिक हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट बताइए। साइलेंट एपिडेमिक किसको बोला जाए, ABCD, कोरोनरी हार्ट डिजीज, TB, कोलेरा, अल्जीमर डिजीज। साइलेंट एपिडेमिक, साइलेंट एपिडेमिक किसको बोला जाए, साइलेंट एपिडेमिक, साइलेंट एपिडेमिक, ठीक है साहब। हमारे काम की चीजें, पहला TB को हम कुछ बोल चुके हैं, TB को हम कुछ बोल चुके हैं, एंड दैट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। शायद ये तो गया, ठीक है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। कोलेरा को भी हम कुछ बोल चुके हैं, एंड दैट इज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, दैट इज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ।
तो 4 में से 2 गए, बचे 2। ठीक है, 4 में से 2 गए, बचे 2। कॉर्नरी हार्ट डिजीज हमने बोला था साहब, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आज की लाइफ स्टाइल, आज की लाइफ स्टाइल, एल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, टोबैको कंजप्शन बढ़ रहा है, स्मोकिंग कंजप्शन बढ़ रहा है, फैट कंजप्शन बढ़ रहा है, लाइफ हो रही है सीडेंट्री, लाइफ हो रही है सीडेंट्री। ठीक है, लाइफ हो रही है सीडेंट्री। ऐसी किसी भी लाइफ को, ऐसी किसी भी लाइफ स्टाइल को आप बोलना पसंद करते हो मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। तो साहब अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करोगे तो उस पे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मॉडर्न एपिडेमिक। मॉडर्न एपिडेमिक किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहे साहब साइलेंट एपिडेमिक नहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो आप चारों ऑप्शंस को, ठीक है, एक्सपर्टाइज करना सीखो, आसान हो जाएगा एग्जाम। वो कह रहा है टीबी को हमने बोला है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, कोलेरा को भी हमने बोला है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, और कॉर्नरी हार्ट डिजीज भी हमने पढ़ी। कॉर्नरी हार्ट डिजीज मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आज का लाइफस्टाइल क्या बोल रहा है, एल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग कंजप्शन ज्यादा, फैट ज्यादा, एक्सरसाइज कम, ऐसी लाइफस्टाइल को बोलते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो अगर कॉर्नरी हार्ट डिजीज का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आएगा मॉडर्न एपिडेमिक किससे बोला जाता है। ठीक है, तो ले देके एक ही चीज है जो बचती है, दैट इज एल्जीमर, दैट इज एल्जीमर। और इसका भी हमने जुगाड़ कर लिया था, हमने बोला था साइलेंट, एस फॉर साइलेंट, एस फॉर सन्नाटा, एस फॉर साइलेंट, एस फॉर सेनाइल। सेनाइल मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब बुढ़ापे में भूलने की बीमारी, भूलने वाली बीमारी जो कि अब दिख रही है यंग एडल्ट्स में, जो कि अब दिख रही है यंग एडल्ट्स में, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। आज आदमी गिर चुका है चारों तरफ से। ठीक है, आज आदमी चारों तरफ से या तो मोबाइल है या कंप्यूटर है। ठीक है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गैजेट्स है। ठीक है, तो आदमी चारों तरफ से गिरा हुआ है बेसिकली। गिरा हुआ है। ठीक है, तो साइलेंट मतलब सन्नाटा, सन्नाटा मतलब दिमाग सन्नाटा हो जाना, भूल जाना, याद नहीं आना, याद नहीं आना। बेसिकली बुढ़ापे में एक बीमारी हुआ करती है जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि साहब बच्चा पूछता है फादर से, पापा मेरा नाम क्या है। ठीक है, फादर 2-3-4 मिनट लेते हैं फिर बताते हैं, अच्छा तेरा नाम तो ये है। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है। ठीक है, खुद की मदद खुद करो। एस फॉर साइलेंट, एस फॉर सन्नाटा, एस फॉर साइलेंट, एस फॉर सन्नाटा, एस फॉर सेनाइल, सेनाइल मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब एक ही बीमारी दिमाग में आएगी, दैट इज एल्जीमर डिजीज, दैट इज एल्जीमर डिजीज। तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा, इतना सा वो होता है उसका कि साहब आज के यंग एडल्ट्स में बेसिकली मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बिकॉज हम चारों तरफ से गैजेट से घिस चुके हैं ना। हमको कोई अगर बोलता है 32 और 35 कितने होते हैं तो भी हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो नेचुरल मेमोरी है वो कम होता जा रहा है, नेचुरल मेमोरी कम हो रहा है। जो बुढ़ापे में हुआ करता था वो यंग एज में हो रहा है। तो इस वक्त का जब तक पोटेंशियल क्वेश्चन माना जाता है इस सेंचुरी की साइलेंट एपिडेमिक जो कि यंग एडल्ट्स में भी दिख रही है, दैट इज एल्जीमर डिजीज। ऑप्शन नंबर डी, एल्जीमर डिजीज। तो चारों ऑप्शन आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आते हैं, चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह अलग अलग क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। बच के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट। वो कह रहा है सर रिगार्डिंग विद एलिमिनेशन, रिगार्डिंग विद एलिमिनेशन नॉट फॉल्स इज, मैं फिर कह रहा हूँ बच के रहना। उससे बोला है नॉट फॉल्स, उससे बोला है नॉट फॉल्स। तो हमने खुद को तैयार कर रखा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हम सीधा सोचेंगे उल्टा, इसका जस्ट उल्टा करके आना है। मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है सत्य क्या है, ट्रू क्या है। वो आपसे जानना चाह रहा है सत्य क्या है, ट्रू क्या है। अगर एलिमिनेशन आपने पढ़ा है, एलिमिनेशन को नॉट फॉल्स क्या है, मतलब इन चारों में से सही चीज कौन सी है वो छांटनी है। ठीक है साहब, शुरू करते हैं। पहला, लास्ट वाला बोल रहा है रिडक्शन, लास्ट वाला बोल रहा है रिडक्शन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन टू सच ए लेवल दैट इट इज टू बी अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो बच्चा समझदार है, जिस भी ऑप्शन में आ गया मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, हम हो गए सेफ, हम हो गए सेफ। मेजर पब्लिक हेल्थ आते ही हो गया कंट्रोल। ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, लिखा हुआ कीजीज ही आएगा। कीजीज का मतलब होता है कम होना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वर्ड ऐसे की ऐसे आएगा कीजीज। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हाँ अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत आती है, वर्ड कीजीज ही आएगा। कीजीज का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना। ठीक है, तो चौथा तो अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा भी नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन मतलब जड़ सहित उखाड़ फेंकना, जड़ सहित उखाड़ फेंकना।
ठीक है, एग्जाम में आएगा लिखा हुआ टीयरिंग आउट बाय रूट्स, टीयरिंग आउट बाय रूट्स, ये फिनोमिना किसके लिए यूज किया जाता है? तो हम आराम से जवाब दे देंगे दैट इज इरिडिकेशन, दैट इज इरिडिकेशन। चौथा हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। तो कह दूसरा होता है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन मतलब आपने टर्मिनेट ही कर दिया, उड़ा ही दिया ऑर्गेनिज्म, पूरे प्लेनेट में, पूरे अर्थ पे वो ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं अब। तो एक्सटर्मिनेशन ऑफ डिजीज एजेंट की आप बात करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा इरिडिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता। पहला बोल रहा है रिडक्शन ऑफ द इंसिडेंस, रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन, रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन। तो साहब ये तो कंट्रोल भी हो सकता है, ये तो एलिमिनेशन भी हो सकता है, ये तो इरेडिकेशन भी हो सकता है। तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप रूल आउट भी करोगे तो भी साफ साफ समझ में आ रहा है, देयर इज नो डिजीज बट स्टिल एजेंट स्टिल प्रेजेंट्स। से फॉर एग्जांपल पोलियो, पोलियो आज इंडिया पोलियो फ्री है, आज इंडिया पोलियो फ्री है, आज इंडिया पोलियो फ्री है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ठीक है, एजेंट कहीं ना कहीं तो बचा हुआ है। वो कह रहे साहब देयर इज नो डिजीज, जैसे आज इंडिया में पोलियो नहीं है बट एजेंट तो है कहीं ना कहीं। जब तक डिजीज और एजेंट दोनों है तब तक तो एलिमिनेशन ही बोलना पड़ेगा, डिजीज नहीं और एजेंट एलिमिनेशन ही बोलना पड़ेगा, दोनों चले जाते हैं तब ऊपर इरेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन रहा है दैट इज 3, देयर इज नो डिजीज बट डिजीज एजेंट स्टिल परसिस्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल पोलियो, इंडिया पोलियो फ्री हो गया है लेकिन एजेंट तो है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, ठीक है साहब। एक अच्छी बात ही सही है, हाँ नाइजीरिया फ्री हो चुका है, नाइजीरिया भी फ्री हो चुका है, नाइजीरिया भी फ्री हो चुका है। अब सिर्फ बच रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाइजीरिया भी फ्री हो गया है, अब सिर्फ बच रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक साहब। ये थे अपने आज के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, आज का टॉपिक, ठीक है साहब। जो नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एपिडेमियोलॉजी, दैट इज एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। जो समझेगा वो सुख पाएगा, जो रटने की कोशिश करेगा। एपिडेमियोलॉजी अपने कम्युनिटी हेल्थ का सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टॉपिक माना जाता है। अच्छे टॉपिक्स में सबसे पहला जो नाम आता है एपिडेमियोलॉजी ही आता है, ठीक है। तो अगर साहब बात करें एपिडेमियोलॉजी की, पहली बात किसने समझाया? थोड़ी देर पहले लिखा जॉन एम लास्ट। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, साइंटिस्ट। सबसे पहले आता है डिफाइन, डिफाइन किसने किया, समझाया किसने? साइंटिस्ट का नाम होता है जॉन एम लास्ट, ठीक है साहब। है क्या भला, है क्या भला एपिडेमियोलॉजी, है क्या भला? ठीक है साहब। तो कह रहा है नाम में ही सब कुछ है, एपी डेमोलॉजी नाम में ही है। तो कह रहे साहब एपी का मतलब अमंग, डेमो का मतलब पॉपुलेशन, जैसे डेमोग्राफी बोलते हैं ना, डेमोग्राफी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही रटने की? ये कह रहा है पहले नाम को तो समझ लो, नाम ही आंसर दे रहा है इसका। तो वो कह रहा है एपिडेमियोलॉजी का नाम ही तो बता रहा है, ठीक है, कोई स्टडी जो पॉपुलेशन में की जाएगी। तो बोल रहा है इसको डिफाइन करना तो बहुत ईजी हो गया। ये बोल रहा है कुछ भी तो नहीं करना, स्टडी ऑफ एनी डिजीज, स्टडी ऑफ एनी डिजीज in a population, study of any disease in a population, that is epidemiology. Study of any disease in a population, study of any disease in population। अपने काम की चीज, अपने काम की चीज 2D फ्रीक्वेंसी, 2D फ्रीक्वेंसी, 2D फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद रखने का तरीका है, क्वेश्चन क्या आएंगे तो अपन बोलेंगे 2D फ्रीक्वेंसी। जैसे एपिडेमियोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में लाना 2D फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2D फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता होगा? 2D फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता होगा? आप क्या देख रहे हो, ठीक है। पहला डी आप देखोगे डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डी आप देखोगे डिजीज का डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। और तीसरा
आप देखोगे फ्रीक्वेंसी, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी। तो इन पे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एपिडेमियोलॉजी के मतलब पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब कुछ भी नहीं है, ये बोला साहब किसी भी डिजीज की स्टडी, ठीक है, किसी भी डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स और फ्रीक्वेंसी की स्टडी किसी भी पॉपुलेशन में, इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। और आप इस स्टडी को, ठीक है, आप इस स्टडी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू कंट्रोल एनी डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम इन अ कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी। एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले किसने डिफाइन किया? जॉन एम लास्ट ने डिफाइन किया। होती क्या है? कुछ भी तो नहीं है, पॉपुलेशन में स्टडी करनी है किसी डिजीज की, उसको एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे। देखोगे क्या? तीन चीज, 2D फ्रीक्वेंसी, 2D फ्रीक्वेंसी, पहला डी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डी डिटर्मिनेंट्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा आप देखोगे फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखोगे? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम के रिलेटिवली अकॉर्डिंगली क्या डिजीज का ट्रेंड चल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। प्लेस, ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट उससे बेसिकली फेवर कर रहा है वो देखेंगे। पर्सन, ठीक है, उसके इंडिविजुअल की इम्यूनिटी क्या ससेप्टिबिलिटी है, किस तरह की पॉपुलेशन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसी बीमारी का। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब कॉजेस, डिटर्मिनेंट्स का मतलब कॉजेस, कॉजेस देखे जाएंगे बीमारी का रीजन क्या है बेसिकली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आएंगे दो वर्ड जो थोड़ी देर बाद हम पढ़ लेंगे। पहला वर्ड होगा इंसिडेंस और दूसरा वर्ड होगा प्रिविलेंस, दूसरा वर्ड होगा प्रिविलेंस, दूसरा वर्ड होगा प्रिविलेंस। तो इस तरीके से एपिडेमियोलॉजी शब्द का डिसेक्शन कर दो तो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। किसने समझाया? जॉन एम लास्ट ने समझाया। क्या समझाया? पॉपुलेशन में स्टडी करनी है उसको एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे, किसी भी डिजीज, ठीक है। क्या देखोगे साहब? हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम पीरियड क्या बोल रहे हैं, कौन सी जगह पर ज्यादा हो रहा है, किस तरह की कम्युनिटी को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे कॉजेस, क्या कॉज है बेसिकली डिजीज का, किसी हेल्थ रिलेटेड इवेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हम देखेंगे आगे बात करेंगे। इंसिडेंस, प्रेवलेंस जैसे शब्द हम यूज करेंगे तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी का आइडिया लग जाता है। क्या फायदा है एपिडेमियोलॉजी का? बेसिकली हम चाह रहे हैं टू कंट्रोल द डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी, हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी, हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। एक आपसे पूछा जा सकता है कि साहब, ठीक है, इसके पूरे जो भी ये जो इसके कंपोनेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, ठीक है। तो सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉजेज ही होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉजेज ही माने जाते हैं, कॉजेज। तो इस तरीके से एपिडेमियोलॉजी शब्द से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़ मत देना, आपको सिर्फ याद रखना है जॉन एम लास्ट, 2D फ्रीक्वेंसी, बस इससे काम हो जाएगा आपका। जॉन एम लास्ट ने डिफाइन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम, प्लेस, पर्सन में आप देख लोगे किस तरीके से डिजीज आपकी वेरी कर रही है। डिटरमिनेंट्स में कॉजेज देख लोगे और फ्रीक्वेंसी में आप इंसिडेंस और प्रिवेलेंस देखोगे डिजीज का बेसिकली क्या बोल रहा है। ये तो है शुरुआत, इंट्रोडक्शन एपिडेमियोलॉजी की। डेफिनेशन से जो क्वेश्चन आएंगे क्लियर है सबको? डेफिनेशन तो पहला जॉन एम लास्ट, दूसरा जो वर्ड बोल रहा है वही, ठीक है। ऐसी स्टडी जो आप पॉपुलेशन में करने जा रहे हो डिजीज को टारगेट मार के, 2D में, पहला डी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डी डिटर्मिनेंट्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या बीमारी के रीजन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इंसिडेंस और प्रिविलेंस। इसकी बात हम आगे कर लेंगे, क्या होता है इंसिडेंस और क्या होता है प्रिविलेंस, ठीक। और इस पूरी स्टडी का हमारा टारगेट क्या है, यूज क्या है, बेसिकली हम चाह रहे हैं किसी भी डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करना। तो एपिडेमियोलॉजी शब्द से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है, यहीं से होगी शुरुआत। यहीं से होगी शुरुआत। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लगभग सभी ने सुना हुआ है, सब लगभग सभी ने सुना हुआ एक वर्ड, एंड दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एक क्वेश्चन इससे आता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो बोला कुछ भी नहीं है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो ट्रायड हुआ करता है बेसिकली, ठीक है, ये जितनी भी डिजीज थ्योरीज हैं, डिजीज थ्योरीज है उनमें से एक थ्योरी है ये। जितनी भी डिजीज से रिलेटेड थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, उनमें से एक थ्योरी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड भी होती है, जिसपे अपने से लगातार लगभग क्वेश्चन पूछता ही है वो। ट्रायड का मतलब तीन चीजें, ट्रायड का मतलब तीन चीजें, ट्रायड का मतलब तीन चीजें। पहला, बीमारी कौन कर रहा है, एजेंट। दूसरा, बीमारी किस में हो रही है, होस्ट।
इसको ऐसे बनाना हमेशा ज्यादा सही माना जाता है। रीजन मैं बता दूंगा। पहला, बीमारी कौन कर रहा है, एजेंट। दूसरा, बीमारी किसमें हो रही है, होस्ट। तीसरा, बीमारी को स्टिमुलस कौन दे रहा है, तो दैट इज एनवायरमेंट, दैट इज एनवायरमेंट। एक क्वेश्चन तो अपने से ये पूछते हैं, सब व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स, व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एक क्वेश्चन तो यही आता है, सब व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एक क्वेश्चन तो ये पूछेंगे आपसे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में तीन जो एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो बीमारी करता है, एजेंट। दूसरा जिसमें बीमारी होती है, होस्ट। तीसरा जो स्टिमुलस जो प्रोवोक करता है, दैट इज एनवायरमेंट, दैट इज एनवायरमेंट। इसको आप नाम देने की कोशिश करते हो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इसको आप बोलते हो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब एक अच्छी बात सुनना, करे साहब इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का सिर्फ होना, इन तीनों का सिर्फ होना, प्रेजेंट होना, मतलब इन तीनों का सिर्फ प्रेजेंट होना, इन तीनों का सिर्फ प्रेजेंट होना, मतलब ओनली मियर प्रेजेंस, ओनली मियर प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट, ओनली मियर प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट। क्वेश्चन अच्छा आता है, सुन लेना। वो कह रहे हैं साहब बरसात के दिन चल रहे हैं, ठीक है, मैं रूम में बैठा हूँ, मच्छर भी है रूम में, बरसात के दिन है, तो क्या मेरे को मलेरिया हो जाएगा क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। वो कह रहे हैं साहब ठीक है बरसात के दिन चल रहे हैं, मच्छर वहां बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो क्या मेरे को मलेरिया हो जाएगा क्या, हाँ या ना, होएगा कि नहीं होगा, मलेरिया होगा कि नहीं होगा। चलो साहब, इसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली, वो कहते हैं साहब इन तीनों का सिर्फ होना बीमारी नहीं करता है, ठीक है, इन तीनों का सिर्फ होना बीमारी नहीं करता है, ठीक है। जब इन तीनों के बीच में, वो कह रहे साहब जब इन तीनों के बीच में होगा इंटरेक्शन, जब इन तीनों के बीच में होगा इंटरेक्शन, तभी जाके जन्म लेती है बीमारी, तभी जाके जन्म लेती है बीमारी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये पूछे गए, पहला तो पूछा गया कि साहब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के तीनों एलिमेंट बता दो, तो आप बता दोगे, एक जो बीमारी करता है एजेंट, दूसरा जिसमें बीमारी होती है होस्ट, तीसरा जो स्टिमुलस बनता है दैट इज एनवायरनमेंट। बट इन तीनों का सिर्फ होना बीमारी नहीं करता है, इन तीनों में आपस में होना चाहिए इंटरेक्शन, तब जाके डिजीज लेती है जन्म। और ये क्वेश्चन अपने से पूछा जा चुका है, थोड़ा सा बच के रहे, ठीक है। वो कह रहा है साहब तीनों का सिर्फ प्रेजेंस होना वो बीमारी नहीं करता है, ठीक है, इन तीनों में जब आपस में होगा इंटरेक्शन, इन तीनों में जब आपस में होगा इंटरेक्शन, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ठीक है, तब जाके जन्म लेगी बीमारी, तब जाके जन्म लेगी बीमारी। तो आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के तीनों एलिमेंट्स याद रखने हैं। आपको भी बेसिकली जो इनका फिनोमिना है वो कह रहा है तीनों का सिर्फ प्रेजेंट होना बीमारी नहीं करता है, तीनों में जब इंटरेक्शन होगा तब जाके बीमारी जन्म लेगी, तब जाके बीमारी जन्म लेगी। नेक्स्ट, एजेंट में कुछ भी हो सकता है, वो कह रहा है एजेंट में कुछ भी हो सकता है, एजेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एजेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इसकी बात, ये बातें आगे हो जाएंगी, ठीक सब। नेक्स्ट आता है सब एक सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एक अपने पास क्वेश्चन आता है सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, पहला किसके हैं, इसको बोलते हैं सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी गिवन बाय J.N. मॉरिस, J.N. मॉरिस, J.N. मॉरिस साइंटिस्ट के नाम से आता है। तो क्या साहब एपिडेमियोलॉजी के यूजेस की बात करें तो फिक्स है, देयर आर सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सेवन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आप कैसे याद करेंगे, आप बोलेंगे साहब 3+4, 3+4 सेवन यूजेस है, 3+4, 3+4, 3 तो रिलेटेड है आपके हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटी। 3 तो आपके रिलेटेड है हेल्थ स्टेटस और हेल्थ फैसिलिटी से। 4 आपके रिलेटेड है, 4 आपके रिलेटेड है डिजीज एटियोलॉजी से, डिजीज एटियोलॉजी से। एक क्वेश्चन ये आता है
ठीक है, यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है 7 यूज है, 3+4 बाय जे एन मॉरिस। जे एन मॉरिस का नाम नहीं भूलना है, बाय जे एन मॉरिस, इनको बोलते हैं जे एन मॉरिस के 7 यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मतलब सब आप बांट लीजिए, 3 तो है आपके हेल्थ स्टेटस और हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, और आपके जो 4 है वो है डिजीज इटियोलॉजी से रिलेटेड। डिजीज इटियोलॉजी से रिलेटेड हेल्थ स्टेटस की बात करें, पहला बोलता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस, हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस या फिर हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन। पहला यूज है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस या फिर हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, ये एपिडेमियोलॉजी से अच्छे से पता लग जाती है। दूसरा आता है कम्युनिटी डायग्नोसिस, ठीक है, एलोपैथी या कोई और सिस्टम इंडिविजुअल की बात करता है, लेकिन जो आपकी एपिडेमियोलॉजी है, जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ है, वो कम्युनिटी पे बात करती है। सेकंड जो यूज है एपिडेमियोलॉजी का, दैट इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। तीसरा आप देख लेते हो वर्किंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो ये 7 यूज है, ये 7 यूज अपने टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। 7 में ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो 3+4 कर लेना, ठीक है। 3 तो जुड़े हुए हैं आपके हेल्थ स्टेटस और हेल्थ फैसिलिटी से, और जो आपके 4 जुड़े हुए हैं वो है, जो 4 है वो जुड़े हुए डिजीज की इटियोलॉजी से। तो हेल्थ स्टेटस और हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो पहला तो बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस या पॉपुलेशन कम्युनिटी में, दूसरा बोल रहा है कम्युनिटी डायग्नोसिस, तीसरा बोल रहा है वर्किंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। डिजीज इटियोलॉजी में 4 है, डिजीज इटियोलॉजी में 4 है, तो ये 7 यूजेस पूछ जाते हैं। 3+4 करके आपको याद करें। डिजीज इटियोलॉजी में पहला किसको बीमारी होने के ज्यादा चांस है, एस्टिमेशन ऑफ चांस, ये सिर्फ एपिडेमियोलॉजी ही बता पाती, ठीक है। तो पहला बोल रहा है सब डिजीज इटियोलॉजी के लोग, जो पहला इसका यूज है वो है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क या फिर एस्टिमेशन ऑफ चांस, किसको ज्यादा रिस्क है बीमारी होने का। दूसरा है बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम्स। पहले देखेंगे रिस्क किसको ज्यादा है, उसके बाद देखेंगे सिम्टम किस किस में आ रहे हैं, सिंड्रोम किस किस में आ रहे हैं। तीसरा बोल रहा है साहब अगर ये कर पाए तो उसके बाद बनाएंगे कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट, और फिर हम देखेंगे क्या कॉजेज रहे, फिर हम करेंगे सर्च फॉर द रिस्क फैक्टर। तो एपिडेमियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कम्युनिटी हेल्थ को लेके, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन को लेके। तो इसको थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना, समझ लेना, मतलब एपिडेमियोलॉजी समझने में ही ज्यादा फायदा है, रटने में बहुत दिक्कत आएगी। वो कह रहा सारा कुछ नहीं, पहले आपने एपिडेमियोलॉजी शब्द का मतलब समझा, उसके बाद आपने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के एलिमेंट्स और उनके बारे में पढ़ा, आपने ये भी जान से समझा कि साहब ट्रायड में एलिमेंट्स का सिर्फ होना बीमारी नहीं करता, उनमें आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, तब जाके बीमारी जन्म लेती है। लास्ट वो कहता है जेएन मॉरिस के 7 यूजेस पूछे जाते हैं, जेएन मॉरिस के 7 यूजेस, उसका 3+4 में याद कर लेना। 3 में आप बोलना हेल्थ स्टेटस को लेके हिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी डायग्नोसिस, और हेल्थ सर्विसेज को लेके वर्किंग ऑफ हेल्थ सर्विस, ये एपिडेमियोलॉजी ही बता पाती है। नेक्स्ट होता है बाकी जो 4 है वो डिजीज इटियोलॉजी को लेके हैं। डिजीज इटियोलॉजी में आप क्या क्या सोच सकते हो, पहला किसको ज्यादा चांस है, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम्स, ठीक है, साइन एंड सिम्टम, जिसके बेस पे आप क्लिनिकल पिक्चर बनाओगे। थर्ड बनेगी क्लिनिकल पिक्चर, और लास्ट में आप देखोगे कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज क्या है, मेन रिस्क फैक्टर्स क्या है बीमारी से जुड़े। ये 7 यूजेस एपिडेमियोलॉजी के यूनिक यूजेस माने जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बाय जेएन मॉरिस। तो पहला आपने बोल दिया हेल्थ हिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दूसरा आपने बोल दिया कम्युनिटी डायग्नोसिस, तीसरा बोल दिया वर्किंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, ये सब जुड़े हैं सिर्फ इनसे। यहाँ आपने बोल दिया एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम, कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर, लास्ट में सर्च फॉर द कॉजेज या रिस्क फैक्टर, ये जुड़े हैं डिजीज इटियोलॉजी। डेफिनेशन पे कमांड करो, ट्रायड पे कमांड करो, जेएन मॉरिस के 7 यूजेस पे कमांड करो। नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट वो बोलता है मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आपसे बोलता है मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी, कैसे एपिडेमियोलॉजी में कौन कौन से मेजर ज्यादा काम आते हैं, ठीक है साहब। तो हमने सुबह ही बोला था आपको, फिर आ गए आपके
फिर आ गए आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, बहुत है कम्युनिटी मेडिसिन में, कम्युनिटी हेल्थ में इस तरह के ट्रायंगल हमने बहुत डिजाइन कर रखे हैं ताकि हमको ज्यादा चीजें कम समय में अच्छे से दूर टाइम तक, दूर तलक तक याद रह जाए। ठीक है साहब, आपने साइंटिस्ट को पढ़ा, आपने इन चीजों को पढ़ा, आपने पढ़ा कंट्रोल, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं साहब। एक और ट्रायड है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, एक और ट्रायड है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, मेजरमेंट्स को लेके, मेजरमेंट्स को लेके, मेजरमेंट्स को लेके। तो सब तीन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं एपिडेमियोलॉजी में। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। पहला, ठीक है, पहला वेट, दूसरा रेशो, एंड तीसरा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन अगर एपिडेमियोलॉजी है तो इन पे तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन पे तो क्वेश्चन अपने पूछे ही जाएंगे। वो कह रहे साहब एपिडेमियोलॉजी में मेन मेजरमेंट्स कौन से, तो अपन 3 नाम लिया करते हैं, पहला रेट, दूसरा रेशो और तीसरा प्रपोर्शन। पहला रेट, दूसरा रेशो और तीसरा प्रपोर्शन। पहला रेट, दूसरा रेशो और तीसरा प्रपोर्शन। तीसरा प्रपोर्शन। आज अभी इसी वक्त इन तीनों में फर्क समझ लेना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्या फर्क है रेट में, क्या फर्क है रेशो में, क्या फर्क है प्रपोर्शन, इन तीनों में आपस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहब इन तीनों में क्या क्या आपस में क्या डिफरेंसेस, रेट, रेशो और प्रपोर्शन, 3 चीजें, रेट, रेशो और प्रपोर्शन। सबसे पहले लेते हैं रेट को। रेट, रेट में बोलते हैं साहब, पहले तो आपको सभी को पता है ये बात, ठीक है, आधों को तो यही नहीं मालूम होता है साहब, जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उससे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसे आप कभी बोला करते थे अंश और हर, अंश और हर। तो भैया अंग्रेजी के कारण तो कम से कम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साहब, हमारी अंग्रेजी ही कमजोर रहेगी। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिए कि साहब आपकी अंग्रेजी के कारण कम से कम क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, आधो को तो यही नहीं मालूम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं कि डिनोमिनेटर। ठीक, तो जो भी ऐसे महानुभाव है जिनको लगता है कि साहब ऐसी गड़बड़ तो वहां हो सकती है मेरे से, क्योंकि मैं तो आया हूँ गांव से और मेरे को आता है कम, ठीक है, वो याद रख ले नदी, वो याद रख ले नदी। ठीक है, ऊपर लिखा जाता है हमेशा n, नीचे लिखा जाता है हमेशा t। ठीक, ऊपर वाली चीज होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज होती है हमेशा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह की गलतियों से भी बच के रहना, सिर्फ अंग्रेजी के कारण क्वेश्चन गलत करना, ठीक है, न्याय संगत नहीं होगा। तो कह रहा है ये बात तो पहले जान ले कि ऊपर वाली चीज को बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज को बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, अब क्या फर्क है तीनों में, क्या फर्क है तीनों में, तो बोल रहा है साहब रेट में खासियत है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर लिखी गई हुई चीज नीचे वाले का ही हिस्सा होगी। पहली शर्त, शर्त नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर फर्स्ट, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, शर्त हो गई पहली फर्स्ट। जैसे जैसे आप लिखते हो IMR, IMR में आप लिखते हो सब पहले आप ऊपर लिखते हो टोटल नंबर ऑफ, जैसे एग्जांपल के लिए IMR में ऊपर लिखते हो आप टोटल नंबर ऑफ डैश, टोटल नंबर ऑफ डैश, टोटल नंबर ऑफ डैश ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर, और आप नीचे लिखते हो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1000। तो अगर साहब पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि जो आपके न्यूमरेटर है, ठीक है, वो आपके डिनोमिनेटर का ही पार्ट होने चाहिए। ठीक है, जितने टोटल बच्चे पैदा हुए उनमें से 1 साल के कम जो बच्चे, 1 साल तक के जो बच्चे थे वो कितने मर गए। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ में से ही कुछ इन्फेंट्स निकलते हैं। पहली बात क्लियर है। दूसरा शर्त,
दूसरी शर्त, दूसरी शर्त बोलता है कि साहब टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल शुड बी मेंशन, टाइम इंटरवल शुड बी मेंशन, ये दूसरी शर्त होती है। टाइम इंटरवल शुड बी मेंशन, टाइम इंटरवल शुड बी मेंशन। जैसे इसमें लिखा जाना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर इन 2019, इन 2019। तो कुल मिला के रेट में पहली शर्त न्यूमरेटर पार्ट होगा डिनोमिनेटर का, जैसे जितने बच्चे पैदा हुए टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उनमें से ही जो एक नंबर एक साल से जो छोटे बच्चे थे वो कोलैप्स हो गए, तो बेसिकली उनमें से ही हम ले लिया न्यूमरेटर। दूसरी शर्त, दूसरी होता है कि सब टाइम इंटरवल हमेशा लिखा जाता है रेट में, सब कब की बात हो रही है, कौन से पीरियड की बात हो रही है, किन महीनों की बात हो रही है, किन सालों की बात हो रही है, किस महीने की बात हो रही है, किस साल की बात हो रही है। तीसरा 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 सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है मल्टीप्लायर, वो है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर should always be mentioned, always be mentioned, multiplier should be always be mentioned। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त multiplier should be always be multiplier should always be mentioned। तो जब भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तीन शर्तें दिमाग में ले आना। पहला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है, जैसे आपने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में बोला जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से जो एक साल तक के बच्चे कोलैप्स हो गए थे उनको हम देख रहे हैं। दूसरी शर्त, हमेशा टाइम पीरियड डिफाइन किया जाएगा, कौन सा महीना, कौन सा साल, कौन से महीने, कौन से सालों की बात हो रही है। तीसरा, हमेशा यूज किया जाएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर यूज किया जाएगा। मल्टीप्लायर मतलब यहाँ आपको हमेशा कोई ना कोई गुणक यूज करना पड़ेगा। गुणक जनरली जो बनता है, गुणक जनरली जो बनता है वो बनता है या तो 1000 या फिर बनता है 1 लाख, लैख, दो ही बनते हैं। गुणक में दो है, या तो 1000 से गुणा किया जाता है या फिर लाख से गुणा किया जाता है रेट में। ठीक है, या तो 1000 से गुणा किया जाएगा या फिर लाख से गुणा किया जाएगा रेट में। ठीक है साहब, रेट क्लियर है। तो रेशो पे आ, रेशो कैसे अलग है? रेशो बोलते हैं साहब यहाँ अलग कहानी है, यहाँ थोड़ी सी अलग कहानी होगी। यहाँ वो बोल रहा है कि साहब न्यूमरेटर होगा अपना अलग और डिनोमिनेटर होगा अलग, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, दैट इज रेशो। ठीक है, रेशो बोलता है कि साहब दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, न्यूमरेटर अलग चीज है, डिनोमिनेटर अलग चीज है। ऐसी किसी रिलेशनशिप को, ऐसी किसी रिलेशनशिप को, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको अपन बोलते हैं रेशो, इसको अपन बोलते हैं रेशो। रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें सेक्स रेशो, एग्जांपल की बात करें सेक्स रेशो। सेक्स रेशो बोलता है लिखा, इसमें लिखते क्या अपन, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, इसको अपन बोलते हैं सेक्स रेशो। फीमेल्स अलग है, मेल्स अलग है, दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इस तरह के रिलेशनशिप को अपन बोलना पसंद करते हैं रेशो। साबित तो रेशो है। ठीक है, तो पहली शर्त, दोनों जो आपके दो वेरिएबल्स हैं उनमें ऐसा रिलेशनशिप है कि न्यूमरेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, अंश अलग है, हर अलग है। दूसरा, सेकंड, सेकंड यहाँ टाइम का कोई इशू नहीं है। थर्ड, यहाँ मल्टीप्लायर का कोई इशू नहीं है, यहाँ मल्टीप्लायर का कोई इशू नहीं है। रेशियो में सिर्फ बात की जाती है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टाइम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लायर यूज नहीं किया जाता रेशियो। लास्ट बचता है प्रोपोर्शन, लास्ट बचता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहता है कि मैं रेट जैसा ही हूँ, प्रोपोर्शन बोलता है मैं थोड़ा थोड़ा रेट जैसा ही हूँ, प्रोपोर्शन कहता है मैं थोड़ा थोड़ा रेट जैसा ही हूँ। मेरे साथ भी यही दिक्कत है, न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब थोड़ा थोड़ा रेट जो है वो मिलता है आपका प्रोपोर्शन से, जो आपका रेट है वो आपका मिलता, थोड़ा सा मिलता जुलता है प्रोपोर्शन से, प्रोपोर्शन से। जैसे से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में अपन बात करते हैं केस फैटेलिटी, केस फैटेलिटी
रेट प्रोपोर्शन रेट जैसा ही लगता है, फिर अलग कहाँ है, ठीक है, अलग कहाँ पर है। पहला तो आपने बोला साहब कि यहाँ भी न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ भी होगा न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जैसा कि रेट में था, जैसा कि रेट में था, ठीक है। सेकंड, प्रोपोर्शन रेट से अलग कैसे है फिर, तो साहब ये बोलता है यहाँ आप टाइम मेंशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंशन करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक है। तीसरा मल्टीप्लायर, तीसरा होता है मल्टीप्लायर, तीसरा होता है मल्टीप्लायर, तीसरा होगा आपका मल्टीप्लायर। तो भैया A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, P फॉर प्रपोर्शन और P फॉर परसेंटेज, P फॉर परसेंटेज, P फॉर परसेंटेज। तो P फॉर प्रपोर्शन, P फॉर परसेंटेज अपने आप दिमाग में आ जाएगा आपके कि साहब यहाँ जो मल्टीप्लायर बनेगा वो बनेगा आपका 100, यहाँ जो मल्टीप्लायर बनेगा वो बनेगा आपका 100। ये फर्क है प्रपोर्शन का रेट से बेसिक, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग दिमाग में रखो। रेट बोलता है न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन दो शर्तें हो, टाइम इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है, मल्टीप्लायर या तो 1000 यूज करते हैं, लाख यूज करते हैं। रेशो बिल्कुल अलग, रेशो कहता है दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच का कोई रिलेशनशिप है ये, इसमें ना कोई मल्टीप्लायर की जरूरत है ना कोई टाइम इंटरवल की जरूरत है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कहता है मैं थोड़ा थोड़ा रेट से मिलता हूँ, यहाँ भी मैं न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर का पार्ट ही होगा, लेकिन टाइम की कोई शर्त है नहीं यहाँ पे। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में बोलना P फॉर प्रोपोर्शन, P फॉर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ मल्टीप्लायर जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है 100। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस आप याद करके चलो। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन के एग्जांपल की बात करें, प्रोपोर्शन के एग्जांपल की बात करें तो अपन बोलेंगे प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट PMR, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो कह रहे साहब आपने एक तो बात किया रेट, एक आपने बात किया रेशो, एक आपने बात किया प्रोपोर्शन, एक आपने बात किया प्रोपोर्शन, एक आपने बात किया प्रोपोर्शन, ठीक है साहब। रेट में आपने एग्जांपल लेना चाहा IMR, जिससे सारी बातें समझ में आ गई। यहाँ साहब टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year of age suppose in 2019 divided by total number of live births, total number of live births into 1000। ये अपने रेट का समझा एग्जांपल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। रेशो की आपने बात की तो आपने रेशो में एग्जांपल दिया सेक्स रेशो, सेक्स रेशो। उसमें आपने साफ साफ बोला कि साहब नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स, ये होता है सेक्स रेशो, ठीक है। अब आता है प्रपोर्शन। तो इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल होता है वो होता है केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट CFR, केस फर्टिलिटी रेट। नाम खुद ही बता रहा है, ठीक है। केस फर्टिलिटी मतलब आपके पास टोटल कितने केसेस थे और उनमें से कितनी डेथ होगी, इस रेट को बोलेंगे अपन केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो अपन बोलेंगे साहब टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अमंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब थोड़ा बच के रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी। माना इसके नाम में, ठीक है, माना इसके नाम में क्या आ रहा है रेट, माना इसके नाम में रेट आ रहा है, लेकिन जब CFR की कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीप्लायर यूज करते हैं अपन 100, मल्टीप्लायर अपन यूज करते हैं 100, ठीक है। तो CFR सिर्फ नाम की रेट है। आपसे पूछेंगे CFR इज द एग्जांपल ऑफ रेट, रेशो और प्रपोर्शन, तो आपको लिख के आना है प्रपोर्शन, रेट मत लिख के आ जाना। CFR में जो गुणक होता है, जो मल्टीप्लायर होता है, वो हमेशा 100 यूज किया जाता है, न कि 1000 या फिर लाख, न कि 1000 या फिर लाख। तो रेट के बारे में हमने समझा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, टाइम इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है, मल्टीप्लायर 1000 या फिर लाख यूज करते हैं, ठीक है। रेशो की बात की तो आपने बोला कुछ नहीं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशनशिप देखते हैं। प्रोपोर्शन थोड़ा थोड़ा रेट जैसा होता है, बस मल्टीप्लायर जो होता है इसमें वो हमेशा 100 होता है, क्योंकि P फॉर प्रोपोर्शन, P फॉर परसेंटेज, ठीक है। टाइम इंटरवल डिफाइन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोपोर्शन में।
अच्छा क्वेश्चन किसे माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन मतलब एक्सेप्शंस। अच्छा क्वेश्चन मतलब एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस एक्सेप्शन बोलते हैं यार 4 नाम से बच के रहना। 4 ऐसी रेट्स हैं जो सिर्फ नाम की रेट्स हैं। एक्चुअली में तो वो होती है प्रपोर्शन। एक्चुअली में तो वो होती है प्रपोर्शन। 4 से बच के रहना। तो कह रहे साहब 4 रेट ऐसी है जिनके नाम में लिखा तो रेट जाता है, ठीक है, बट वो बेसिकली रेट नहीं हुआ करते हैं, वो प्रोपोर्शन हुआ करते हैं। वो रेट नहीं होता, प्रोपोर्शन हुआ करता है। चार नहीं, सॉरी, 3 3 की बात हो रही है, ठीक है, 3 की बात हो रही है बेसिकली। वो कह रहे साहब 3 ऐसी है कि जो सिर्फ नाम का बेसिकली रेट होता है, बाकी होते वो प्रोपोर्शन है। कौन कौन से हैं वो हम याद कर लेते हैं, ठीक है। उसको आप बोलोगे साहब सी पी एस, सीपीएस। सीपीएस याद करोगे आप। 3 नाम आपको याद करके जाने हैं। 3 नाम के लास्ट में भले ही रेट आता हो, ठीक है, बट ये रेट नहीं होती है, प्रोपोर्शन हुआ करती है। 3 नाम आपको याद करके जाने। पहला जो हमने अभी अभी लिखा, केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट, ठीक है। तो वहां थोड़ा बच के रहना। माना इसके नाम के लास्ट में रेट आ रहा है, पर ये रेट नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लायर होता है वो 100 होता है। 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले एक वर्ड, दैट इज प्रिवलेंस। प्रिवलेंस भी रेट नहीं होती है, प्रिवलेंस प्रोपोर्शन हुआ करता है, ठीक है। प्रिवलेंस भी रेट नहीं होती है, प्रोपोर्शन हुआ करता है। तीसरा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट, इसके भी नाम में भले ही रेट आता हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो याद करके जाना है सी पी एस। सी फॉर केस फर्टिलिटी रेट, पी फॉर प्रिवलेंस एंड एस फॉर स्पेसिफिक डेथ रेट। प्रिवलेंस हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। केस फर्टिलिटी रेट हमने बता ही दिया कि जो जितने भी नंबर ऑफ केसेस है उनमें से कितने डेथ हो गया उसको बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है? तो साहब स्पेसिफिक डेथ रेट होता है कि साहब टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू specific cause, specific cause divided by mid-year population, divided by mid-year population, divided by mid-year population, mid-year population। लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लायर यूज किया जाता है 100। जहां 100 यूज कर लिया वो कभी रेट नहीं हो सकती, वो प्रोपोर्शन ही मानी जाएगी। तो 3 जगह बच के रहना। एक केस फर्टिलिटी रेट, इसके नाम में रेट आता है पर रेट नहीं है, 100 मल्टीप्लायर यूज करते हैं इसमें। ये बोला साहब ये तीनों जो भी आपके फिनोमिना लिखे गए हैं, ये बोले आपने जो तीनों फिनोमिनाज लिखे हैं, इन तीनों में जो मल्टीप्लायर होता है, इन तीनों में जो मल्टीप्लायर होता है वो 100 होता है। इन तीनों में जो मल्टीप्लायर होता है, जो गुणक होता है, वो 100 होता है। सब इस हिसाब से तो इन तीनों को बोला जाना चाहिए प्रोपोर्शन, ना कि रेट। तो इनसे बच के रहना। इनके नाम में भले ही रेट आता हो, पर इनको रेट नहीं बोला जाता, क्योंकि जो हम गुणा कर रहे हैं जिससे, वो फाइनली हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न कि 1000 या फिर लाख से, ठीक है। यहाँ लेंगे हम छोटा सा एक ब्रेक, मिलते हैं 5 मिनट बाद।